अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इसमें कोई शक नहीं कि ख़तरनाक साजिशी मंसूबे की मदद से दुश्मन ने भई को भई के खून का प्यासा बनाकर मशरकी पाकिस्तान को काट कर अलग कर दिया था और अब इस खुफिया तहरीर में दूसरे मंसूबे की तरफ इशारा किया गया था जिस पर अमल पैरा होकर दुश्मन एक और घिनौनी साजिश से मगरबी पाकिस्तान को भी ख़त्म करने का नापाक अज़म किए हुए था। मैंने नोटबुक जेब में रख लिया और मैं एक वलवले के साथ पोर्च में आकर जेब में बैठ गया। मेरे वहाँ से फरार होने का वक्त आ गया था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर जीप स्टार्ट किया और उसे कोठी के गेट से निकालकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दिया। मेरा टारगेट 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट का कर्नल गुप्ता सारथी था, लेकिन मैं आधा दिन किसी महफूज जगह पर गुजरने के बाद उसकी तलाश में निकलना चाहता था। चटागांग से रंगामती की तरफ एक खूबसूरत सड़क जाती थी। मैं चटागांग की बंदरगाह और एयरपोर्ट के इलाके से दानिस्ता कतरा कर निकल गया और उस खूबसूरत सड़क पर आ गया जो रंगामती की तरफ जाती थी। मैंने जीप सड़क से उतार कर दरख्तों के पीछे एक जगह खड़ी कर दी। मुझे दिन निकलने का इंतज़ार था। वक्त रेंग रेंग कर गुजरता महसूस हो रहा था। मैं भारतीय इंटेलिजेंस के पाकिस्तान दुश्मन मिशन के बारे में सोच रहा था कि इस खुफिया साजिश की नोयत क्या है। डायरी की खुफिया तहरीर बता रही थी कि यह कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म की मुहिम है। भारतीय हुकूमत अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से इस मंसूबे पर अमल शुरू कर चुकी है। एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में बेदार हो रहा था कि जब कर्नल गुप्ता सारथी मुझसे ढाका हाई कमांड की खुफिया मिलिट्री फाइल के बारे में इस्तफसार करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे मुक्ति बनी वाले असली जासूस की जेब में से इस किस्म की कोई फाइल नहीं मिली थी। इसका मतलब था कि वो फाइल अपने साथ नहीं लाया था, या हो सकता है कि वो फाइल हासिल करने के लिए ढाका जा रहा हो। बहरहाल मैंने एक जवाब जहन में तैयार कर लिया। दिन की रोशनी हुई तो मैं जीप लेकर बड़े बाजार में आ गया। यहाँ नुकुड़ पर एक अंग्रेजी तर्ज का होटल था। मैंने उस होटल में यह कहकर एक बेडरूम वाला कमरा किराए पर ले लिया कि मैं ढाका से यहाँ एक ज़रूरी फौजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया हूँ और आज़ादी के साथ होटल में रहना चाहता हूँ। मेरे पास सामान वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ एक स्टोर से मैंने ब्रीफ केस खरीद कर साथ रख लिया था। इस ब्रीफ केस में मैंने मुक्ति बनी के खुफिया ऑफिसर वाली डायरी और कुछ सफ़ेद कागजात और कलम भी रख लिया था। दिन के 9 बजे तक मैं होटल के कमरे में ही रहा। वहीं मैंने नाश्ता किया, फिर जीप लेकर भारतीय फौज के ईस्टर्न कमांड की तरफ रवाना हो गया। ये ऑफिस एक बहुत बड़ी इमारत में था। यहाँ एक लई स्नैक से मैंने 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के हेडक्वार्टर का एड्रेस लिया और उसे बताया कि मैं खलना सेक्टर से आ रहा हूँ। 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट का कमांड ऑफिस बंदरगाह के अकम में एक पुरानी विक्टोरिया तर्ज की इमारत में था। मैंने गार्ड रूम में रिपोर्ट किया और कहा कि मुझे कर्नल गुप्ता सारथी से मिलना है। मैं उसके लिए हाई कमांड का एक अहम पैगाम लाया हूँ। गार्ड ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, क्या कर्नल सारथी अपने ऑफिस में है। मैंने पूछा। वो अभी अभी ऑफिस आए हैं, मगर वो सुबह के वक्त किसी से नहीं मिला करते। कर्नल साहब से कह दें कि हवालदार नारोमनी ढाका से आया है, मैंने कहा। गार्ड ऑफिसर ने फ़ौरन फ़ोन पर नंबर मिलाया और कर्नल सारथी को मेरा नाम बताकर कहा कि मैं उसे अभी मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल गुप्ता सारथी ने न जाने क्या कहा कि गार्ड ऑफिसर ने एकदम से कहा, ओके सर। रिसीवर रखकर गार्ड ऑफिसर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, सर मेरे साथ चलें, कर्नल साहब ने आपको इसी वक्त बुलाया है। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ गार्ड ऑफिसर के साथ कर्नल सारथी के ऑफिस की तरफ चल दिया। कर्नल सारथी अपने फौजी तर्ज पर सीजे हुए ऑफिस में सब्ज फाइल खोले बैठा उस पर कुछ लिख रहा था। वो सांवले रंग का चौड़े शानों वाला मरहट्टा था जिसकी उम्र 40 के करीब होगी। आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक थी और वह फुल वर्दी में था। मैंने अंदर कदम रखते ही सैल्यूट मारा और कहा, हवालदार नारोमनी हाजिर है सर। कर्नल गुप्ता ने चेहरा ऊपर उठाए बगैर गार्ड ऑफिसर से वापस चले जाने को कहा और दोबारा फाइल पर कुछ लिखने में मसरूफ़ हो गया। जब गार्ड ऑफिसर कमरे से बाहर चला गया तो कर्नल गुप्ता ने फाइल बंद करके चश्मा उतार कर मुझे गौर से देखा और बैठने का इशारा किया। फिर उठकर खिड़की के आगे पर्दा खींच दिया, जेब से काले रंग का सिगार निकाल कर सुलगाया और मेरे पीछे खड़े होकर बोला, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। मैं समझ गया कि किसी किस्म की बात शुरू करने से पहले कर्नल गुप्ता सारथी इत्मीनान कर लेना चाहता है। मैं भी पूरी तरह तैयार होकर आया था, इसलिए बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ पुरतमाद जासूसों की तरह कहा, मेरा पूरा नाम पायमल नारोमनी है। कर्नल गुप्ता ने कोई जवाब ना दिया। खामोशी से बावकार अंदाज में वापस कुर्सी पर बैठ गया, सिगार का कश लगाया, फिर दराज खोलकर उसके अंदर से बिल्कुल उसी किस्म की एक डायरी निकाली जैसी डायरी मेरे पास थी और जिसके अंदर खुफिया अंग्रेजी तहरीर थी।
उस डायरी को भी ताला लगा हुआ था। डायरी को उसने मेज़ पर अपने सामने रख लिया और मेरी तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हारे पास ऐसी डायरी है? मैंने ब्रीफ केस में से डायरी निकाल कर उसके सामने रख दिया। उसने डायरी के बीच के सफ़ात खोल कर अंग्रेजी की खुफिया तहरीर पढ़ी और उसे बंद करके मुझे वापस दे दिया और मुझसे पहली बार हाथ मिलाकर वो ज़रा सा मुस्कराया। हवालदार नारोमनी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। आज से यही तुम्हारा नाम होगा। उसने घंटी बजाकर उर्दली को काफ़ी लाने के लिए कहा। जब तक काफ़ी आई उसने मुझसे कोई बात नहीं की। बड़ा तजर्बाकार और गहरा आदमी था। मैं भी बेताबी का इजहार नहीं कर रहा था। काफ़ी पीते हुए वो चटक आंख के खुशगवार मौसम की बातें करता रहा। उसने मुझे सिगार भी पेश किया, जिसे मैंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। सिगार तरचना पुली का था और बेहद खुशबूदार था। मेरा ख्याल है हमें कुछ देर के लिए खुली हवा में चलकर मिलना चाहिए, कर्नल ने कहा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। हम ऑफिस से निकलकर पिछवाड़े के वीरान बाग में पहुंच गए। यहाँ सुनहरी धूप नारियल और सुंबुल के दरख्तों में से छीन छीन कर आ रही थी। हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई जीरो नहीं था। कर्नल गुप्ता ने दरख्तों और फूलों की बातें करते करते अचानक सवाल कर दिया, ढाका में पाकिस्तानी हाई कमांड से मिलिट्री इंटेलिजेंस की फाइल लाए हो? पाकिस्तानी कमांड के तमाम ऑफिस सील कर दिए गए हैं और वहाँ जाट रेजिमेंट का कब्जा है। मैं आपसे यही मशवरा करने आया हूँ। हमारी जाट रेजिमेंट के कमांडर ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड सील करने में बड़ी तेज़ी दिखाई है। वैसे मैं सीक्रेट ऑपरेशन के मतलूबा फाइल रिकॉर्ड रूम से चुरा कर ला सकता हूँ। कर्नल रुक गया, फिर सिगार का गहरा कश लगाकर धुआं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए बोला, खैर कोई बात नहीं, मैं अपने ज़रा से वो फाइल मंगवा लूँगा। तुम्हें एक दूसरे मिशन पर जाना होगा। ये बताओ कि तुम यहाँ किस जगह ठहरे हुए हो? मैंने एक अय्यार जासूस का किरदार अदा करते हुए कहा। सॉरी कर्नल गुप्ता, मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं। मैं कर्नल पर ज़्यादा से ज़्यादा असर डालना चाहता था। कर्नल गुप्ता ज़ेरे लब मुस्कराया। वेरी गुड नारोमनी, मेरी बात गौर से सुनो। इस पामल नारोमनी मिशन पर टॉप सीक्रेट ऑफिसरों का पूरा एक गिरोह काम कर रहा है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की शिक्ल और मूरत और ओहदे से वाकिफ नहीं है। मेरे अलावा सब के नंबर हैं। मुझे तुम्हारा नाम खुद तजवीज़ करने के लिए इसलिए इजाज़त थी कि तुम इस खुफिया मनसूबे में कलीदी हैसियत रखते हो। मेरी खुफिया इतलात के मुताबिक तुम्हें इसलिए चुना गया है कि तुम एक इंतहाई बातमाद, जांबाज और तजर्बाकार जासूस हो। मैंने सिगार का कश लेकर कर्नल का शुक्रिया अदा किया और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मंसूबे में कलीदी हैसियत के बायस मुझे काम करने में बड़ी मदद मिलेगी। कर्नल गुप्ता कह रहा था, तुम्हारा नाम नारोमनी होगा, मगर तुम कर्नल की वर्दी में यहाँ से भारत जाओगे। तुम 7वीं हरियाणा रेजिमेंट के कर्नल नारोमनी हो गया। तुम्हें खुफिया कोड नंबर दिया जाएगा। ये खुफिया नंबर खोलजा सिमसिम की हैसियत रखता है। इस खुफिया नंबर में क्या तिलिस्म छुपा हुआ होगा, यह तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। इस वक्त तुम वापस अपने क़याम गाह पर जाओ और 4 बजे मेरे बंगले पर आकर मुलाकात करना। यह मेरे बंगले का एड्रेस है। कर्नल ने बटवे से एक सफ़ेद विजिटिंग कार्ड निकाल कर मुझे दिया और मुसाफा किए बगैर ही अपने ऑफिस में घुस गया। मैं बाग की रवेश पर अकेला खड़ा रह गया। मैं जीप में सवार होकर वापस अपने होटल में आ गया। मैं इस खुफिया मगर बेहद खतरनाक मिशन में दाखिल हो चुका था। अब ज़रा सी बेहतियाती ना सिर्फ मेरा भांडा फोड़ देती बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ नापाक इल्ज़ाम रखने वाली ताकतों को खोलकर खेलने का मौका भी मिल सकता था। इस वक्त मेरे अलावा किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी को इस मंसूबे का इल्म नहीं था। चुनाचे मैं फूंक फूंक कर कदम उठाने का आज़म किए हुए था। तीसरे पहर में कर्नल गुप्ता के बंगले पर पहुंच गया। ये बंगला किसी गैर बंगाली ताजर का था, जिस पर भारतीय फौज ने कब्जा कर रखा था। कर्नल अपने बेडरूम में मेरा इंतजार कर रहा था। नौकर मुझे उसके पास ले गया। उसने शाम तक मुझे अपने पास रखा। इस दौरान मैंने बड़े मोहतात अंदाज में पामाइल नारोमनी मिशन की तफसीलात खरीदने की कोशिश की, मगर कर्नल ने इस ज़मन में बात करने से गुरेज किया, बल्कि मुझे तंबीह किया कि बिला ज़रूरत सीक्रेट मिशन के बारे में कोई लफ्ज़ ज़बान पर ना लाऊं। वो मेरे साथ ताश खेलता रहा। हमने शाम की चाय इकट्ठी पी। जब रात हो गई तो खाने के बाद उसने नौकर को रुखसत कर दिया और मुझे अलमारी से कर्नल की वर्दी निकाल कर दिया और कहा कि इसे पहन लो। मेरे कर्नल रैंक के तमाम ज़रूरी कागजात उसने तैयार कर रखे थे। शनाख्ती कार्ड पर मेरी तस्वीर चिस्पा नहीं की गई थी। तस्वीर की जगह पर नंबर B19 लिखा था। इस नंबर पर उंगली रखते हुए कर्नल गुप्ता ने कहा, यह वो नंबर है जो तुम्हारे लिए तिलिस्माती काम करेगा। इस वक्त तुम 7वीं हरियाणा रेजिमेंट के कर्नल हो। तुम यहाँ से सीधे पतंगा एयरपोर्ट जाओगे। वहाँ इंडियन आर्मी का एक जहाज़ तैयार खड़ा होगा। वो तुम्हें लेकर कलकत्ता पहुँचेगा।
वहाँ तुम्हें दूसरी फ्लाइट मिलेगी जो दिल्ली पहुँचा देगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक आदमी मिलेगा जिसका नंबर 15-15-20 होगा। तुम्हें आगे क्या करना होगा ये तुम्हें वही 15-15-20 नंबर वाला आदमी बताएगा। अब तुम जा सकते हो। ये कागज़ का पुर्जा है, इस कागज़ पर मेरी फ्रिक्वेंसी दर्ज है, कोड तुमको मालूम हो जाएगा। ज़रूरत के वक्त तुम मुझसे इस फ्रिक्वेंसी पर कोड ज़बान में बात कर सकते हो। उसने कागज़ मुझे थमा दिया। कर्नल के बंगले से निकलकर मैं अपनी जीप में पतंग एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। मैं इंडियन आर्मी के कर्नल की वर्दी में था। एयरपोर्ट पर मैंने जीप पार्किंग में खड़ी कर दी। एक बड़ी बड़ी मूँछों वाला भारतीय लांस नायक एक तरफ से निकलकर मेरे सामने आ गया। ज़ोरदार सल्यूट मारकर बोला, सर फ्लाइट बिल्कुल तैयार है। वो मेरे आगे आगे चल पड़ा। एयरपोर्ट पर बत्तियां जगमगा रही थीं। एक मनी बस मुझे रनवे पर मौजूद खसूसी त्यारे के पास ले गई। यहाँ मूँछों वाला लांस नायक सल्यूट करके वापस चला गया। ये 2 इंजनों वाला जहाज़ था जिसमें 10-15 फौजियों के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन जहाज़ खाली था। एक दुबले पतले बंगाली फौजी ने मुझे जहाज़ के फर्स्ट क्लास में बिठा दिया और सैल्यूट करके वापस चला गया। जहाज़ का इंजन स्टार्ट हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो फिजा में बुलंद होकर कलकत्ते की तरफ परवाज कर रहा था। मैं कर्नल का दिया हुआ कागज़ निकाल कर देखने लगा। उस पर कर्नल गुप्ता के वायरलेस सेट की फ्रिक्वेंसी वगैरह दर्ज थी। बंगाली नौजवान मेरे पास ठंडे शरबत का एक गिलास रख कर चला गया। मैंने कलकत्ता पहुंचने से पहले पहले फ्रिक्वेंसी याद करके कागज़ तय कर दिया। जहाज़ कलकत्ता पहुंचने वाला था। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थीं। मैं सोचने लगा कितनी अजीब बात है कि आज से कुछ ही अर्सा पहले मैं शहर में अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा था और आज इंडियन आर्मी के एक कर्नल की हैसियत से जा रहा हूँ। जहाज रनवे पर रुका तो एक फौजी स्टेशन वैगन करीब आकर रुक गई। एक दराज कमद फौजी ने मुझे सैल्यूट किया। मुझे यहाँ से दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी। मेरी फ्लाइट नंबर 003 थी। ये इंडियन एयरलाइंस का एक बोइंग त्यारा था जिसके फर्स्ट क्लास में कर्नल नरोमनी के नाम से मेरी सीट मखसूस थी। दराज कद फौजी मुझे इंडियन एयरलाइंस के त्यारे में सवार करवा के वापस चला गया। इंडियन एयरलाइंस का बोइंग शोर मचाता हुआ कलकत्ते के सियाह आसमान की तरफ बुलंद होता गया। एक ख्याल मेरे जहन को बार बार परेशान कर रहा था कि मुमकिन है कहीं ना कहीं मेरा राज फांस हो जाए। कर्नल गुप्ता का भी यही कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ इस खुफिया मनसूबे पर जो गैंग अमल कर रहा था वो एक दूसरे की शिकल से नाशना है, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसा ज़रूर होगा जो हम सब से वाकिफ़ होगा, जिसके पास हमारी तस्वीरें और पूरा पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा। अगर कभी उस बात से आमना सामना हो गया तो चश्मे ज़दन में मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा और मेरी मौत के बाद शायद ऐसा कोई इंसान यहाँ भारत में नहीं होगा जो मेरे वतन पाकिस्तान को इस नापाक साजिश से आगाह कर सके। बहरहाल मैंने अपने आप को हर ख़तरनाक सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया। एक और ख़तरा मेरे साथ साथ सफ़र कर रहा था। अगरचा मैं हिंदी, संस्कृत और हिंदू देवमाला ज़बान के बारे में काफ़ी मालूमात रखता था और हिंदी में बात भी कर लेता था, लेकिन मामूली सा मेडिकल चेकअप मुझे हिंदू की बजाय मुसलमान साबित कर सकता था। यह एक ऐसी मजबूरी थी कि जिसका मेरे पास कोई इलाज न था। शहर और एयरपोर्ट की नीली पीली रोशनियां सितारों की तरह झिलमिला रही थीं। यहाँ एक साहब जिसका नाम 15-15-20 था मुझे लेने आ चुके होंगे। हम एक दूसरे की शिकल से नावाकिफ़ थे। मैं ब्रीफ के साथ में लिए पैसेंजर लाउंज के गेट पर आया तो सादा लिबास वाले एक आदमी ने आगे बढ़कर नहायत अदब से कहा, इस तरफ तशरीफ़ ले आइए। मैंने सोचा कि शायद 15-15-20 नंबर वाला आदमी है। गेट पर मुझे किसी ने नहीं रोका। वो आदमी मुझे लाउंज के एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने करीब आकर आहिस्ता से कहा, क्या मैं आपका आईडी कार्ड देख सकता हूँ? मैंने बटवे से वो आईडी कार्ड निकाल कर उसे दिखाया जो कर्नल गुप्ता ने मुझे दूसरे कागजात के साथ तैयार करवा के दिया था। उस पुरस्कार आदमी ने आईडी कार्ड पर लिखा हुआ नंबर B69 देखा तो फौरन कार्ड मेरे हवाले कर दिया और बोला, आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने वाले शख्स का नंबर क्या बताया गया था? मैंने 15-15-20 कहा तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्लीज़ मेरे साथ आइए। हम इमारत से बह रहे तो एक जानब गहरे रंग की एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी मुझे लेकर रात के सन्नाटे में दिल्ली के सुनसान बाजारों से गुजरती है। नई दिल्ली की जानब लोधी रोड के एक वीरान से बंगले के पोर्च में जाकर रुक गई। वो पुरस्कार आदमी मुझे एक कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया। कमरे में बिस्तर लगा हुआ था। बाथरूम में साफ सुथरा तौलिया लटक रहा था। क्लोजेट में स्लीपिंग सूट मौजूद था। पलंग के सरहाने तपई पर टेलीफोन था। मैं ब्रीफ केस रख कर पलंग पर बैठा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ से किसी की भींची भींची सी आवाज़ आई। लगता था वो मुंह पर रुमाल रख कर बोल रहा हो। जिस पलंग पर तुम बैठे हो उसके नीचे दरमियान में खुफिया खाना है। उस खुफिया खाने में तुम्हारे लिए खत रखा है।
उसे पढ़ो और उस पर अमल करो। मैंने पलंग का जायजा लिया, फिर उसके नीचे लेट गया। पलंग के नीचे कपड़ा लगा था, दरमियान में टटोलने पर लकड़ी के चौखटे और स्प्रिंगों के दरमियान एक जगह चौकोर तख्ते से मेरी उंगलियां टकराईं। चाकू की मदद से मैंने कपड़ा काट डाला और तख्ता उखाड़ा तो अंदर एक खुफिया खाना था, जिसकी एक जने प्लास्टिक का लिफाफा स्कॉच टेप से चिपका हुआ था। मैंने लिफाफा निकाल लिया। कमरे की दीवार की ब्रेकेट लाइट रोशन थी। मैंने टेबल लैंप भी जला दिया और लिफाफा खोलकर अंदर से एक खत निकाला, जिसकी तहरीर अंग्रेजी जबान में टाइप की गई थी। इस कमरे में आने के बाद तुम इंडियन आर्मी के कर्नल नहीं हो। यहाँ से जनूबी हिंद तक एक नया सफ़र शुरू होगा। क्लोजेट में तुम्हारे सिविलियन कपड़े रखे हैं, तुम कर्नल की वर्दी उतार कर उसी क्लोजेट में रख दोगे। क्लोजेट के निचले खाने में प्लास्टिक की बनी हुई कुछ चीज़ें रखी हैं, उन्हें नमूने के तौर पर तुम अपने ब्रीफ केस में रख लोगे और यहाँ से दिल्ली के एक फर्जी प्लास्टिक मसनूआत की फर्म के सेल्स एजेंट बनकर तर्जनापल्ली तक सफ़र करोगे। इसी क्लोजेट में तुम्हें दिल्ली से तर्जनापल्ली तक का एयर टिकट भी मिलेगा। तर्जनापल्ली में तुम एयरपोर्ट के अकबी चिल्ड्रन पार्क के चौथे बेंच पर बैठ जाओगे और बेंच के करीब ही बने हुए रद्दी कागजों के डस्टबिन में छुपाया गया एक लिफाफा निकालोगे। उसमें तुम्हारे लिए हिदायत होंगे। अपना शनाख्ती कार्ड हर हालत में अपने पास रखना। तुम कर्नल नारोमनी के नाम से ही पहचाने जाओगे। तुम्हारे लिए हर मकाम पर परवाना इरादारी होगा। सुबह 7 बजे की फ्लाइट में तुम्हारी सीट रिटायर्ड कर्नल नारोमनी के नाम से बुक है। पामेल नारोमनी मिशन। खत पढ़कर मेरे तजस्सुस में इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुश्मन मिशन की कार्रवाई हर लम्हे पुरअसरार होती जा रही थी। मैंने भी इस नापाक मिशन की इबरतनाक अंजाम तक पैरवी करने का फैसला कर रखा था। इत्मीनान की बात यह थी कि अभी तक मेरा इस खुफिया गिरोह के किसी अहम रुकन से आमना सामना नहीं हुआ था और सारा काम खतूत में लिखी हुई हिदायत के जरिए हो रहा था। अब मुझे तर्जनापल्ली जाना था। तर्जनापल्ली जनूबी हिंद की तकून के मशरकी साहिल पर वाक़ एक सनती और देवमलई शहर है, जिसके मंदिर दुनिया में दूर दूर तक मशहूर हैं। मैंने पिछले खत की तरह इस खत को भी फाड़ कर बाथरूम के सनक में बहा दिया। फिर क्लोजेट का निचला खाना खोला। उसमें एक बक्स रखा था। बक्स में प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने हिंदी और अंग्रेजी के हरूफ मौजूद थे। साथ ही हिस्टोरिकल प्लास्टिक इंटरप्राइज के नाम का पेड़ भी था। उस पेड़ के नीचे दिल्ली से तर्जनापल्ली का एयर टिकट मौजूद था। मैंने प्लास्टिक के ये नमूने निकाल कर अपने ब्रीफ केस में रख लिए। क्लोजेट के दूसरे खाने में 2-4 बड़ी कीमती कमीज़ें और पतलूनें पड़ी थीं। मैंने उन्हें उसी तरह रहने दिया। वर्दी बदल कर स्लीपिंग सूट पहना। मुझे नींद आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और 6 बजे का अलार्म लगाकर गहरी नींद सो गया। सुबह 6 बजे मैंने उठकर गुस्ल किया। हैरानी की बात थी कि बंगला पूरे का पूरा खाली था, कोई नौकर भी मौजूद नहीं था। लेकिन जब मैं गुस्ल के बाद ड्राइंग रूम में आया तो वहाँ मेज़ पर मेरा नाश्ता लगा हुआ था। चाय की केतली गर्म थी। मैंने नाश्ता किया। 10 मिनट बाद ब्रीफ के साथ में लिए मैं बंगले से निकला तो पोर्च में वही रात वाली एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। अगली सीट पर एक बावर्दी सांवला सा ड्राइवर बैठा था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। दिल्ली शहर में सर्दियों की इस सुबह सड़कों पर आमदोरफ्त भी ज़्यादा नहीं हुई थी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। मैंने यूं ही उससे सवाल किया कि वो कहाँ काम करता है। उसने कहा, सर मैं प्लास्टिक हिस्टोरिकल कंपनी का ड्राइवर हूँ। मैं चुप हो गया। जिस फर्म का वो ड्राइवर था, इस नाम की कोई फर्म दिल्ली में नहीं थी। ज़ाहिर है ये ड्राइवर भी हमारे गैंग का एक पुर्जा था। इसके बाद मैंने उससे कोई बात नहीं की। गाड़ी एयरपोर्ट के अहाते में जाकर रुक गई। इंडियन एयरलाइंस की बोइंग एयर बस में मेरी सीट पहले से बुक थी। ये सीट फर्स्ट क्लास में नहीं बल्कि इकोनॉमी क्लास में थी, जिसमें सेल्स एजेंट आमतौर पर सफ़र करते हैं। जहाज़ टेक ऑफ करने के बाद जनूबी भारत की तरफ महवे परवास था और मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा अखबार सामने रखे सोच रहा था कि जिस मुक्ति बनी वाले ऑफिसर को कत्ल करके मैंने उसका रूप धार रखा है, वो इस पाकिस्तान दुश्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस का गिरोह का न सिर्फ अहम आदमी था बल्कि इस मनसूबे में कलीदी हैसियत भी रखता होगा। जब ही मुझे तेज़ी से एक जगह से बदरिया एयर फ्लाइट दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था, दिन के 11 बजने वाले थे कि जहाज़ तर्जनापल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। मैं ब्रीफ के स्थान में एयरपोर्ट से बाहर आ गया। प्रोग्राम के मुताबिक मैं एयरपोर्ट के अकबी इलाके में निकल गया। यहाँ एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन पार्क था जिसमें पाम और नारियल के झुंड खड़े थे। पार्क के ग्राउंड में दाखिल हो गया। मेरी निगाह सीमेंट के बेंचों पर थी। हर बेंच पर उसका नंबर लगा हुआ था। सबसे पहला जो बेंच मुझे नजर आया उसका नंबर 11 था और वहाँ 2 मद्रासी अजाएं बैठी बातें कर रही थीं। बच्चे उनके करीबी घास पर खेल रहे थे। मैं खामोशी से गुजर गया। नंबर 4 बेंच खाली नहीं था। वहाँ एक बूढ़ा मद्रासी बैठा अखबार पढ़ रहा था।
मैं कुछ फासले पर एक नारियल के नीचे घास पर बैठ गया। आइसक्रीम ख़त्म हो गई तो मैं ब्रीफकेस से अंग्रेजी अखबार निकाल कर पढ़ने लगा। मेरी नज़रें बार बार बूढ़े मद्रासी पर उठ जाती हैं। कम बखत जम कर बैठा हुआ था और उसके उठने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने देखा कि बेंच के करीब एक दरख्त के साथ डस्टबिन भी था, जिसमें कागज़ के टुकड़े और आइसक्रीम के खाली डब्बे पड़े थे। इसी टोकरी के नीचे वो खत रखा हुआ था जिसे हासिल करने के लिए मैं पार्क आया था, लेकिन बूढ़े मद्रासी की वजह से मैं उसे निकाल नहीं सकता था। मेरी नज़रें अखबार पर जमी हुई थीं कि एक गेंद मेरे पाँव से टकराया। मैंने देखा कि चंद कदमों के फासले पर एक बच्चा गाड़ी में बैठा ताली बजा रहा था और उसके पास ही एक दराज का सांवली साड़ी पोंछ लड़की खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने गेंद उठाई। वो लड़की मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर अपनी ज़बान में कुछ बोली। मैंने गेंद उसकी तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेजी में कहा कि मैं उसकी ज़बान नहीं बोल सकता। जनूबी हिंद में अंग्रेजी आम है। यहाँ का हर आदमी अंग्रेजी में बात कर लेता है और मैट्रिक पास लड़के लड़कियाँ तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेती हैं। उस लड़की की साड़ी का रंग जामुनी था। उसने गेंद लेकर अंग्रेजी में मेरा शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराती हुई वापस चली गई। उसकी मुस्कुराहट में गहरी और पुरस्कार सी दिलकशी थी। मैं उसके दिल का सरापा से नजरें न हटा सका। वो गाड़ी को धकेलती आगे चल दी। दरख्तों के झुंड में जाते हुए उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट थी। खुदा खुदा करके मद्रासी बूढ़ा बेंच पर से उठा, अखबार लिपेट कर अपनी सदरी की जेब में ठोंसा और लाठी टेकता हुआ पार्क के दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और उठकर टहलने लगा। फिर मैं बेंच नंबर 4 पर जाकर बैठ गया। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि कोई मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं, तो मैं रद्दी की टोकरी को टटोलने लगा। प्लास्टिक का एक लिफाफा मौजूद था। मैंने अंदर से नीला लिफाफा निकाल कर जेब में रखा और वहां से उठकर एयरपोर्ट के लॉन्ज में आ गया। यहाँ एक मर्दाना टॉयलेट में जाकर मैंने खत खोल कर देखा, जो अंग्रेजी टाइप शुदा था। तर्जनापुली के कोलपटा चौक में कृष्णा होटल है। उसमें राजा राम तिवाड़ी के नाम से कमरा किराए पर ले लो। वहाँ हमारा आदमी आकर तुम्हें ले जाएगा। रात 10 बजे के बाद अपने कमरे में ही रहना। उस आदमी के शनाख्ती कार्ड पर भी तस्वीर की जगह B69 लिखा होगा।